पवार तो मोदी शरणम गच्छामी के लिए तैयार हैं, शरण में जाने को तैयार है, कहते हैं बाहर से समर्थन देंगे, आप सरकार बना लीजिए। लेकिन उद्धव ठाकरे का क्या होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए उनके मन की बात। गरजेचं आहे, परंतु त्याच्यासाठी समोरून कोणीतरी प्रस्ताव घेऊन आला पाहिजे ना. मी कसा घेऊन फिरू सगळीकडे? ज्यांना जर का एक मिनिट, एनसीपीने त्यांना प्रस्ताव दिलेला आहे, बरोबर आहे. त्याच्यावरती त्यांनी हो नाही करण्याचा त्यांचा अधिकार. त्यांनी हो म्हटलं तर माझ्या प्रस्तावाचा काही उपयोगच नाही. आणि समजा मी प्रस्ताव दिला आणि ठेवले नाही, तुम्ही नाही बरोबर पाहिजे, आम्हाला एनसीपीच पाहिजे, तर म्हणून मी म्हटलं मी शांत आहे. माझ्याकडे जोपर्यंत कोणी प्रस्ताव घेऊन येत नाही तोपर्यंत मी घेऊन कशाला. हो जाता है प्रपोजल जब आएगा तब आप सोचिए. अगर नहीं आया तो चैलेंज ऑफ एक्शन होगा. नहीं आया तो नहीं आया, फिर क्या, मैं क्या कर सकता हूँ? और अगर मैं लेके जाऊं भी और वो ना कहे तो इसलिए शांत रहना बेहतर है. वेट करना बेहतर है. बिल्कुल. रिश्तों में इतनी खटास के बाद भी क्या संभव है सेना बीजेपी साथ में आएगी? वो दोनों पर निर्भर होता है. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पल भर मान लो कि मैं अगर प्रस्ताव नहीं जाऊं और वो मना करे तो बोले नहीं हम तो एनसीपी के साथ जा रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? के बावजूद भी आप तैयार हैं? पहले आने तो दीजिए. आप अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे? पहले तो आने दीजिए. और पहल नहीं करेंगे? पहले कहने मैंने कहा ना कि मैं शांत बैठा हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ, मेरे घर पे बैठा हूँ, मुंबई में बैठा हूँ. मला वाटतं तुमच्याकडे दुसरे अरे भाई लेकिन सामने तो आने दीजिए ना. जो रीजनल प्राइड की बात कही जा रही है, अगर आप इस स्थिति में होके अब बीजेपी के पास जाते हैं तो रीजनल डोमिनेंस जो शिवसेना की है वो कहीं कम होती है. सुनो एक मिनट, आप अभी आपने क्या कहा? आप नहीं जाएंगे, अभी बोल रहे आप जाएंगे. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. हाँ, तो इसलिए मैंने कहा मैं शांत बैठा हूँ मेरे घर में. तो अगर कोई किसी को लगे कि शिवसेना उनको साथ में चाहिए तो सामने से आ सकते हैं. एक सवाल है कि आप पहले भी मुख्यमंत्री पद की बात हो रही थी कि महाराष्ट्र के विकास के लिए शिवसेना चाहती है कि मुख्यमंत्री बने. क्या आप उससे अभी भी कायम है? एक मिनिट. हाँ. नाही कायम नाही, जरा थोडंसं वेगळ्या याच्यात मी सांगतो, नाही तर पुन्हा तुम्ही ते ब्रेकिंग न्यूज वगैरे करा. तुम्हीच ओपिनियन पोल केलेत, तुम्हीच एक्झिट पोल केलेत, किती खरे ठरले? ठरले का नाही? उलट हो बोला ना. तुमचे एक्झिट पोल, तुमचे ओपिनियन पोल खरे ठरले का? नाही, मी म्हणतो 100% ठरले. मग त्याच्यात अजून एक होता मुख्यमंत्री पदासाठी तुम्ही नाही केलेला, तुम्हीच केला होता. तुम्ही नाही, तो तुम्हीच केलेला होता, मी थोडीच केला होता. तुम्हीच सर्वे घेत होता. आता असं आहे, आता तो तुम्हाला मानायचं नाही म्हणून तुम्हीच तुमच्या तोंडाने सांगतात की तुमचे एक्झिट पोल आणि ओपिनियन पोल हे खोटे ठरले. नाही, पण म्हणून कृपा करून एक गोष्ट लक्षात घ्या की कृपा करून लोकांचा संभ्रम असा कधी निर्माण करू नका एक्झिट पोल ओपिनियनच्या माध्यमातून. आता कोणी सांगू शकत नाही की त्यांचे एक्झिट पोल ओपिनियन पोल हे 100% खरे आले. नाही, नरमाईची भूमिका हा विषय वेगळा आहे. माझं म्हणणं एवढंच आहे की युतीमध्ये दुसरी पिढी आता पुढे आलेली आहे. पहिल्या पिढीमध्ये जे नातं होतं ते दुसऱ्या पिढीमध्ये तसंच नातं मला अपेक्षित आहे. आणि त्यावेळेला मी तेच माझं म्हणणं होतं की बाबा तेव्हा महाराष्ट्रातले नेते हे इकडे यायचे, व्यवस्थित चर्चा व्हायची, कधी कधी वादविवाद व्हायचे ना, त्याही वेळेला व्हायचे. तुम्हीच ते त्याच्याही बातमी दिलेल्या आहेत. पण इथपर्यंत तुटेपर्यंत कोणी ताणलेलं नव्हतं. एकमेकाच्या गोष्टी, एकमेकाच्या ज्या काही मर्यादा होत्या की बाबा ह्याला कितपर्यंत आपण खेचू शकतो याचं भान हे सगळ्यांनी ठेवावं लागतं. बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों के बारे में बहुत कुछ बुरा नहीं बोला, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा था, तो ऐसे में रिश्ते जुड़ने में फिर बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए. इसलिए मैंने कहा ना कि बार बार मैं यही कह रहा हूँ, पहले सामने से कोई आने तो दीजिए. रामदास आठवले ने कहा है और सुधीर मुनगंटीवार से भी ये कहना है कि हम जाएंगे तो शिवसेना के साथ ही जाएंगे, एनसीपी के साथ हम जाएंगे नहीं. तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं. नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि उनको तो एनसीपी ने प्रस्ताव दिया है
अगर वो उनको मंजूर है तो जाएं एनसीपी के साथ। सर आडवाणी जी ने भी कहा है कि शिवसेना के साथ एक बार फिर बीजेपी आए तो अच्छा होगा, वो पहल करने को भी तैयार है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? ये तो मैं कह रहा था, ये पहली पीढ़ी जो थी, आडवाणी साहब, अटल जी, बाला साहब, प्रमोद जी थे, गोपीनाथ जी थे, उन्होंने एक अपना सिर्फ गठबंधन नहीं था, वो एक रिश्ता था, और वही रिश्ता मैं चाहता था। अगर वो वापस आए ना आए पता नहीं, उनकी मर्जी अभी, लेकिन आगे कायम रहते मैं तो चाहता था। शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी, भाजप आणि तुमच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपद देणं असा बाहेर बोललं जात आहे, त्याच्यात किती तथ्य वाटतं? माझ्याकडे तर कोण आलेलं नाही तसं। सर त्यांचा पराभव झालेला आहे, विनोद घोसाळकर, ह्या पराभवावर तुम्ही कसं बघता? सुभाष देसाई आपले ज्येष्ठ नेते आहेत. खरोखर दुर्दैवाची गोष्ट आहे, देसाईसारखा माणूस जो मला वाटतं त्यांना 24 तास सुद्धा कमी पडत असतील, पूर्णपणे जनसेवेसाठी त्याने वाहून घेतलेला हा माणूस, त्याचा पराभव व्हावा ही एक जिव्हारी लागणारी गोष्ट आहे आणि मला कळत नाही की हा पराभव का झाला। तर मला याला जोडून एक प्रश्न विचारायचा आहे. घोसाळकरांच्या पराभवाच्या बाबतीत काय सांगाल? घोसाळकर पण सगळ्या महिला सातत्यानं तुमच्याकडे येऊन मागणी करत होत्या, पण शेवटी काय झालं त्याच्यामध्ये, त्या महिलांशी पण मला मी बोलणार आहे, त्यावेळेला मी बोललो होतो। आणि विनोद पण हा काम करणारच माणूस आहे, विनोद पण हा काम करणारच माणूस आहे। हां, पण तक्रार शेवटी आता त्याच्याबद्दल माझ्याकडे येण्याच्या आधी पोलीस तक्रार झालेली होती। वाई का मतलब क्यों, सब कुछ मैं क्यों छोड़ूं? और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो क्या शिवसैनिकों ने मेहनत नहीं की थी? सेना ने मेहनत नहीं की थी? अलायंस टूट गया, लेकिन आपके मिनिस्टर अलायंस उन्होंने तोड़ा था ना, तो इसलिए मैंने कहा ना कि सब कुछ मैं ही क्यों छोड़ूं। तब शिवसेना ने भी तो मेहनत की थी, ये तो मेरा कहना है। सर अगर बीजेपी के साथ बात होती है, अगर बीजेपी के साथ बात होती है तो क्या शिवसेना के लिए अभी भी या शिवसैनिकों के लिए अभी भी सीएम पोस्ट अपने आप में एक मुद्दा रहेगी जब आप बात करने बैठेंगे आपस में? क्या मुख्यमंत्री पद? मला असं वाटतं, ऐका एक मिनिट, मला असं वाटतं आपण परत परत फिरून फिरून त्याच गोष्टीवरती येतोय। आजच्या दिवसापुरतं आपण इकडे थांबूया। आता जेव्हा आपण आढावा घेतोय पूर्ण राज्याचा, तुम्ही जसं सुरुवातीला म्हणालात की अपेक्षेप्रमाणे आलेलं नाही, शिवसेनेचं कुठे काय कमी पडलं किंवा काय चुकलं असं वाटतं की? नाही नाही नाही, चुकल्याचा प्रश्नच नाहीये। शिवसैनिक हा बिचारा साधा आहे, फाटका इन द सेन्स परिस्थितीने, आणि एवढे सगळे मातब्बर लोक समोर असताना तो त्याच्या ताकदीने लढला, त्याच्या लढतीला तुम्हाला मानावंच लागेल। आणि एवढे सगळे पक्ष असताना शिवसेनेने आपल्या ताकदीवरती हे जे काय मी म्हणेन यश मिळवलेलं आहे ते एकट्याच्या ताकदीवरती मिळवलेलं आहे, आणि सर्वसामान्य माणूस हा सोबत राहिला म्हणून आम्ही इथपर्यंत जिंकलेलो आहोत। आणि काही ठिकाणी जे काय आमचे पराभव झाले ते निसटते झालेले आहेत। हे देखने का नजरिया होता है। चला तो उद्धव ठाकरे को आपने सुना, लखनऊ में पहले आप मशहूर है, लेकिन वहां पर इसका लेना देना तहजीब से है, यहाँ पर तहजीब से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर लेना देना अकड़ से है। राजीव जी क्या 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 कह रहे थे वो? अंजना, मुझे लगता है आप देखिए किस तरह से उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक उन्होंने बयान अभी तक नहीं दिया है, सिर्फ प्रफुल्ल पटेल को आगे रखकर कहा है बशर्ते हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। यहाँ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मुझे प्रस्ताव दीजिए पहले। तो उद्धव ठाकरे में मुझे लगता है अभी भी वो एक गुस्सा है, जो चुनाव का गुस्सा है अभी तक वो उतरा नहीं है। दूसरी तरफ शरद पवार जो जानते हैं राजनीति किस तरह से करना है, बड़े नम्रता से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, चलिए मैं आपको बाहर से समर्थन दे रहा हूं। इसलिए अब चित्र जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं बीजेपी एनसीपी के साथ से बाहर समर्थन लेके माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाएगी, सभी मंत्री उनके बनेंगे, क्योंकि शिवसेना के साथ अगर करेंगे तो शिवसेना कहेंगी आधे मंत्री हमारे बनाएंगे। दोनों से रिएक्शन इस पर लेते हैं। पहले सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास, फिर भरत कुमार राउत साहब के पास भी चलेंगे। सुधांशु जी, वो तो कह रहे हैं कि पहले आप कीजिए, आप बड़ी पार्टी हैं, आप आगे बढ़िए। देखिए अंजना जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपके कार्यक्रम में मैं कह रहा था कि जनादेश की मनोभावना स्पष्ट रूप से भाजपा की सरकार बनाने के पक्ष में है, तो राजनीतिक दलों को भी कहीं ना कहीं जनता की उस भावना के अनुरूप ही कदम उठाना होगा। तो आपने देखा कि एनसीपी ने हमें संकेत दिया, और अभी उद्धव ठाकरे जी ने भी जो बोला है उसमें भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट मैसेज या एक परोक्ष संकेत है। मतलब बीजेपी को टोटल समर्पण चाहिए। बोर्ड की बैठक, जो लोग रीढ़ की हड्डी रखे वो स्वीकार्य नहीं है।
जी नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमने कभी भी पिछले 20-25 सालों में किसी भी दल के साथ विश्वासघात नहीं किया। हमने हमेशा अपने हितों को पीछे हटके, चाहे आप याद करिए बिहार में जेडीयू से हम लोकसभा की सीटें कम करते चले गए, शिवसेना के साथ हम 32 से 26 पे आ गए थे। एक मतलब इतनी सीटें, 6 सीटें तक हमने छोड़ी थी। इसलिए हमने हमेशा एकोमोडेट करने की कोशिश की थी। हमारा आज भी वही एटीट्यूड है, वही दृष्टिकोण है। हमारी जो संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है, मेरे ख्याल से इन दोनों संकेतों के बारे में हमारा शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा और उसके ऊपर सम्यक विचार करने के उपरांत जो भी संकेत होगा वो हमें इस बैठक के बाद प्राप्त होगा। ठीक है, जो राजदीप जी ने कहा उससे भरत कुमार राव जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। भरत कुमार राव जी वो कह रहे हैं कि अब किन्हीं वजहों से वो अब हमारे साथ है नहीं। कृपा शंकर सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृपा शंकर सिंह जी, मतलब कितनी बुरी तरह से कांग्रेस इस वक्त लेफ्ट आउट है, क्योंकि एनसीपी जो आपका पुराना साथी संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं कि उनको तो पहले ही संकेत इस तरह के दिख रहे थे। एनसीपी ने तो एक तरह से समर्पण कर दिया है, तो क्या अब हमेशा के लिए खत्म हो गया सब कुछ वास्ता उससे? ऐसा है अंजना जी, अब कांग्रेस पार्टी की संख्या लिमिटेड है। कांग्रेस पार्टी न तो सरकार बनाने के लिए किसी के समर्थन की सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं, और कांग्रेस पार्टी जब भी समर्थन देती या लेती है कभी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हुआ है। हमारी धर्मनिरपेक्षता और दूसरी तरफ विकास को लेकर के, जिसे मैंने कहा कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो बनते हैं हमारे कॉमन छोड़कर सब भाग रहे हैं। आज परिस्थिति ऐसी है कि हम इसमें इस पार्टी का क्या विचार है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको छोड़ के सब भाग रहे हैं। जो आप एक वक्त पर बीजेपी को पॉलिटिकल रूप से अछूत कहते थे, वो तस्वीर पलट चुकी है। यह एहसास है कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को, कांग्रेस अपनी विचारधारा से कभी अलग जा ही नहीं सकती। कांग्रेस अपनी एक आइडियोलॉजी, जो कांग्रेस की मूलभूत हमारी ये है, उद्देश्य है, उससे कांग्रेस अलग जाती नहीं है। कांग्रेस ने जब जरूरत पड़ी, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरे प्रदेश में हो, जहां धर्मनिरपेक्षता की बात आई, वहां पे कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है और कांग्रेस के यूपीए में लोगों ने समर्थन दिया है। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि सिर्फ सत्ता के लिए हम कोई उद्देश्य अपना भटक नहीं रहे हैं। तो आज तो कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र की जनता ने हमको जो वर्डिक्ट दिया है उसको मैं एक्सेप्ट करते हैं। चुनाव में भी हार गया, अब 3 बार मैं यहाँ से विधायक रहा, 3 बार लोगों ने चुन लिया। इस बार मेरी बात उनको अच्छी नहीं लगी, हमारी सरकार के ऊपर उनको नहीं रहा, वो बदलाव चाहते, बदलाव दे दिया, तो हम चुनाव हार गए। इसका मतलब क्या, हिम्मत थोड़ा हारे हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। सुधांशु जी, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। जिसके विचार कब क्या है सुधांशु जी, वो जल्दी तो से उनके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी पार्टी के बारे में उनके विचार के बारे में टिप्पणी क्या करें? हाँ हाँ, अमित शाह एक फोन कर क्यों नहीं देते? देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, कृपा शंकर सिंह जी ने जो बात कही कि कांग्रेस अपने सिद्धांतों पर, आइडियोलॉजी पे अडिग रहती है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस क्यों बनी थी। विदेशी मूल के मुद्दे पे अलग होकर बनी थी और उनके संविधान में आज तक लिखा हुआ है विदेशी मूल का मुद्दा, और इसके बावजूद उसी मुद्दे को रहते हुए उसी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई। तो इस मुद्दे पर मेरा बिल्कुल मतभेद है उनसे कि कांग्रेस ने कोई बहुत नियम सिद्धांत का कार्य किया है। आज राजनीतिक परिस्थिति उनके प्रतिकूल है, इसलिए उसको आवरण देने के लिए भले ही वो इस प्रकार की बात है। अब जो आपने कहा कि हमारी तरफ से पहल होगी या उनकी तरफ से पहल होगी, मैंने आपसे कहा कि पहला जो वो बनता था चांस, वो उनकी तरफ से कोई संकेत देने का बनता था। हमारी तरफ से क्या स्टैंड होना है, ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद तय होगा। उसके लिए हमें 1 आध घंटे की प्रतीक्षा करनी होगी। मैंने आपको कहा था ना, जो हुनर चाहिए प्रवक्ता बनने के लिए, वो हुनर कूट कूट के भरा हुआ है सुधांशु त्रिवेदी जी में। नहीं, लेकिन ये बात सही है और संजय जी इस पर शायद प्रतिक्रिया दे कि एनसीपी जो है वो एक अद्भुत पार्टी है। वो केवल एक नॉर्मल रीजनल पार्टी नहीं है, वो एक तरह से अब ऐसी पार्टी बन गई है जो सत्ता के गलियारों में किस तरह से मैं सत्ता पाऊं। पहले तो आपने कहा था विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार छोड़ गए कांग्रेस, उसी कांग्रेस के साथ आपने समझौता किया। अब बीजेपी को आप कह रहे थे कम्युनल पार्टी है और हम सेक्युलर है, अब उसी कम्युनल बीजेपी को आप करते बशर्ते आप समर्थन दे रहे हैं। आपकी बात बुरी लग गई तो नहीं, मेरा ये कहना है कि शरद पवार की राजनीति आप देखिए, शरद पवार सेक्युलरिज्म हो कम्युनलिज्म हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन कहते हैं कि सोनिया गांधी विदेशी मूल के मुद्दे पर मैं छोड़ रहा हूं, दूसरे दिन उसी सोनिया गांधी के साथ आप समर्थन करते हैं। ये एनसीपी पार्टी है या क्या? किसी ने महाराष्ट्र में मुझे कहा ये अब कैश एंड कैरी पार्टी बन गई है।
पैसा लो तमाशा देखो। इस तरह की पार्टी आज एनसीपी बन गई है, इसीलिए एनसीपी की आज ये दुर्दशा हो गई है। महाराष्ट्र में लोगों में एनसीपी की तरफ घृणा है। और अगर सुधांशु जी अपनी राजनीति के लिए, अपनी अवसरवादी राजनीति के लिए उनका समर्थन लेना चाहते हैं तो कृपा मुझे बताएं कि आपकी विचारधारा और एनसीपी के विचारधारा में क्या मिलाप है। वही एनसीपी ने नरेंद्र मोदी को कम्युनल कहा था कुछ दिन पहले। इसका जवाब लेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। लेकिन एक जो बड़ी राजनीतिक तस्वीर है महाराष्ट्र की, जरा उसको देखिए। एक तरफ शरद पवार, जैसा कि राजीव कह रहे थे, बाहर भी नहीं आए, प्रफुल्ल पटेल को सामने किया, कहा हम तो बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। और एक है उद्धव ठाकरे, सामने आते हैं, बैठते हैं, कहते हैं कि मैं तो घर पे आराम से बैठा हूं, अगर आपको आना है तो आप आइए और आप हमसे समर्थन मांगिए। क्या वाकई सत्ता के करीब रहने की जो ये कला है वो शरद पवार की मुट्ठी में? सजी, और वो भी बहुत तरीके से अपने आप को पीछे रखा, एक पार्टी के एक नेता को आगे रख किया और बहुत पोलाइटली कहा कि हम समर्थन देने को, बेशर्त समर्थन देने को तैयार हैं। और एक तरफ पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाई पड़ रही है उद्धव ठाकरे के द्वारा, जो कहते हैं हम अपने घर पे बैठे हैं, हम किसी को पहल नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी को पहल करनी है, जो बड़ी पार्टी है वो हमसे पहल करे। साफ साफ ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाई पड़ती है एक तरफ उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ देखिए शरद पवार की पॉलिटिकल मैच्योरिटी, जिससे वो सत्ता के साथ भी रह सकें और अब कोई एरोगेंस दिखाई ना पड़े। हमारे एक दोस्त हैं, बीजेपी के वर्कर है पुणे से, वो कह रहे हैं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ कि हम वर्कर हैं, हमें पसंद नहीं होगा अगर एनसीपी का हम समर्थन ले। वो साफ कह रहे हैं क्योंकि पूरे कैंपेन में, हर रैली में अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेचुरली करप्ट पार्टी है। आप उसी करप्ट पार्टी का समर्थन लेके दुनिया भर में जाएंगे और कहेंगे हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ मुहिम लड़ा रहा हूं और फिर उसी करप्ट पार्टी का आप समर्थन लेना चाहते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? ये बीजेपी को भी सवाल, एक तरह से बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी साफ कह सकती है हमको एनसीपी की जरूरत नहीं है। क्यों 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 ले रही है समर्थन? सुधांशु जी देखिए, राजदीप जी के बोलने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भाजपा ने समर्थन लेने का निर्णय कर ही लिया हो। ऐसा नहीं है, ये तो केवल एक प्रस्ताव या संकेत एनसीपी की तरफ से आया है। जहां तक भाजपा का, तो साहब प्रस्ताव को खारिज क्यों नहीं करते आप? जी देखिए, मैंने आपसे कहा कि प्रस्ताव को खारिज करना या स्वीकार करना सामान्यतः हमारे यहाँ अध्यक्ष अकेले स्तर पे नहीं करता, संसदीय बोर्ड ही करता है। वह इस प्रस्ताव के बारे में पूरा डिटेल विस्तार से विचार करेगा। जो शिवसेना के साथ बातचीत की बात है उस पर भी विचार करेगा, या जो अन्य विकल्प होंगे उन पर भी विचार करेगा, तब अंतिम निर्णय लेगा। हाँ, भाजपा के संदर्भ में मैं एक बात कह देना चाहता हूं, पिछले 60-62 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में तमाम परिवर्तनों, गठबंधनों में हमें कई बार ऐसे भी गठबंधन बनाने पड़े जो हमारी विचारधारा के ध्रुव विरोधी थे, पर यदि अपना मूल चरित्र किसी दल ने नहीं बदला बल्कि उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले गए तो वह भारतीय जनता पार्टी हो। चाहे 67 में चरण सिंह के साथ गठबंधन करना हो, या 77 में अपने को विलीन कर देना हो, या 89 में वीपी सिंह के साथ गठबंधन हो, या 98 में 27 दलों के साथ गठबंधन हो, इस पूरे 50 साल की प्रक्रिया में अपनी विचारधारा और अपने मूल चरित्र को अक्षुण्ण रखते हुए हम निरंतर आगे बढ़ने में सफल हुए तथा इस विषय को लेकर भाजपा के प्रति किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या भ्रम नहीं रहना चाहिए। अजीत पवार वाली पार्टी को आउटराइटली खारिज आप करेंगे या नहीं? जनता बहुत करीब से देखें। कृपा जी कुछ जल्दी से बोलना चाह रहे, जल्दी से एक ब्रेक के लिए जाना सर, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। जी 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 नहीं, अंजना जी, पहले आपको राजदीप जी को, सुधांशु जी को मैं दीपावली की शुभकामना दे दूं। सुधांशु जी कह रहे थे कि शरद पवार साहब ने कहा था कि विदेशी मुल्क मुद्दे पर और कांग्रेस सिद्धांतों से हट गई और समझौता कर लिया। मैंने पहले भी कहा था कि वो इशू जब पवार साहब की पार्टी, कांग्रेस पार्टी इकट्ठे हुई, वो इशू उस समय नहीं था। वहाँ पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे और कांग्रेस के साथ चले हैं। अब कौन सी पार्टी किस विचार पे जाती है, क्या वैसी जाती है, उस पर हम टिप्पणी भी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक हमारे राजदीप भाई बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भाई हमारी हालत ही नहीं कि हम किसको ये कोई हमारा जिसको हम समर्थन दे, समर्थन की बात करें। हमको जनता ने फैसला दिया है कि आपको विपक्ष में बैठना है, आपको सत्ता बनाने के लिए फैसला नहीं दिया। कांग्रेस अपना जो काम दिया है जनता ने वो कांग्रेस पार्टी करेगी। चलिए एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन दिवाली की शुभकामनाएं तो सभी के लिए हैं कृपा शंकर सिंह साहब। लेकिन एक तरफ दिवाली है